हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो वैज्ञानिक और शायर गौहर रजा के साथ हुई एक बहुत ही गहरी और लंबी बातचीत का ब्यौरा है। हाँ, और इस बातचीत के केंद्र में एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको परेशान करता है। बिल्कुल। एक तरफ हमारा चंद्रयान चांद पर उतर रहा है, हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि विज्ञान में हम किसी से कम नहीं। और दूसरी ही तरफ हमारे ही समाज में छद्म विज्ञान सूडो साइंस और अंधविश्वास का अंधेरा गहराता जा रहा है। हाँ, गहराता जा रहा है। ये कैसा विरोधाभास है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि ये समझना है कि इस विरोधाभास की जड़ें कहाँ हैं, इसके पीछे की राजनीति क्या है। हाँ, और एक आम इंसान के तौर पर हम इस तर्क और आस्था की कश्मकश से कैसे निपटें। चलिए इस पूरी बहस की तह तक चलते हैं। और यहीं पर आप देखिए, गौहर रजा पूरी बहस का रुख ही मोड़ देते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि हम सब इसे विज्ञान और धर्म की लड़ाई समझकर गलती कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये असल में विज्ञान बनाम धर्म है ही नहीं। तो फिर ये है क्या? ये लड़ाई दो बिल्कुल अलग सपनों की है कि भारत को कैसा देश बनना चाहिए। ये दो अलग अलग पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स का टकराव है। दो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स? हाँ, एक सपना नेहरू जैसे लोगों का था जो विज्ञान और तर्कसंगत सोच को देश की नींव मानते थे, और दूसरा सपना एक ऐसी विचारधारा का है जो सत्ता में बने रहने के लिए मिथकों, बाबाओं और अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी बुनियादी फर्क के इर्द गिर्द घूमेगी। तो अगर हमें इस टकराव को समझना है तो हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। बिल्कुल। जहां से इंसानी सोच ने आकार लेना शुरू किया। बातचीत में रजा कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों से शुरू करते हैं जो हजारों साल पहले इंसान के मन में आए होंगे। जैसे ये दुनिया, ये ब्रह्मांड बना कैसे, और एक जिंदा इंसान और एक लाश में आखिर फर्क क्या होता है। बिल्कुल। और उनका ताल्क बहुत दिलचस्प है। वो कहती हैं कि जब इंसान ने पहली बार अपने हाथों से कोई औजार बनाया, मान लीजिए एक तीर कमान, ठीक है, तो उसके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया। अगर मैं इस तीर कमान का बनाने वाला हूँ तो हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला होगा। अच्छा। सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, इन सबको भी किसी ने बनाया होगा। और यहीं से एक निर्माता या क्रिएटर का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। मतलब ये दुनिया को समझने की पहली कोशिश थी। हाँ, पहली कोशिश थी। और दूसरा सवाल, जिंदा और मुर्दा में फर्क, इसका जवाब तो और भी कमाल का है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सवाल था। इसका जवाब उन्होंने एक खूबसूरत कहानी से दिया। आत्मा की कहानी। आत्मा। जब तक शरीर के अंदर आत्मा है, इंसान जिंदा है, बोलता है, चलता है। जिस पल वो आत्मा शरीर से निकल गई, इंसान मुर्दा हो जाता है। गौहर रजा इसे उस दौर का एक बहुत ही सुंदर और तार्किक वैचारिक मॉडल कहते हैं। वैचारिक मॉडल। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये उस समय के ज्ञान के हिसाब से दुनिया की सबसे अच्छी व्याख्या थी। कमाल है। मतलब ये शुरुआती मिथक या कहानियां एक तरह से उस दौर का विज्ञान थी। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर ये कहानियां इतनी जटिल कैसे हो गईं? जैसे हम आज देखते हैं, हजारों देवी देवता, उनकी अपनी अपनी कहानियां। यहीं पर समाज का विकास कहानी में जुड़ता जाता है। बातचीत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। बताइए। एक बहुत पुरानी कहानी है कि ब्रह्मांड दूध की एक बूंद से बना। बस दूध की एक बूंद से? हाँ, कितनी सरल, कितनी सीधी सादी कहानी है। लेकिन जैसे जैसे समाज बदला, कहानी भी बदल गई। बाद की एक कहानी में बताया गया कि भगवान ने पहले एक कछुआ बनाया, फिर एक केंचुआ। केंचुए ने पानी के नीचे से मिट्टी निकाली और कछुए की पीठ पर रख दी, और इस तरह धरती बनी। मतलब कहानी में अब किरदार आ गए, एक प्रक्रिया आ गई। ठीक पकड़ा। और ये किरदार समाज का आईना थे। समाज का आईना। जब इंसानी समाज में ऊंच नीच यानी हायरार्की आई, तो भगवानों में भी ऊंचे और नीचे दर्जे के भगवान बन गए। अरे राह। एक कहानी में तो ये भी जिक्र है कि निचले दर्जे के भगवानों ने काम के बोझ के खिलाफ हड़ताल कर दी, प्रोटेस्ट किया। क्या बात कर रहे हैं, भगवानों के बीच लेबर प्रोटेस्ट? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मिथकों में भी उस समय के समाज का संघर्ष दिख सकता है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, जब समाज में लैंगिक भेदभाव बढ़ा तो महिलाओं से जुड़े मामलों जैसे बच्चे पैदा होना या घर गृहस्थी के लिए अलग देवियां बना दी गईं। अच्छा। तो ये मिथक कोई आसमानी सच्चाई नहीं बयान कर रहे थे, बल्कि वो उस दौर के समाज की चेतना, उसकी संरचना और उसके
विकास का एक जीता जागता दस्तावेज थे। वो हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज दुनिया को कैसे देखते थे। तो ये जो मिथक थे ये समाज का आईना थे। हाँ। लेकिन फिर एक दौर आया जब भारत ने एक नई पहचान बनाने की कोशिश की। हाँ। जहां इन मिथकों से आगे बढ़कर तर्क और विज्ञान की बात हो, और इसकी जड़ें हमारे आजादी के आंदोलन से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे संविधान में वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने की बात क्यों लिखी है। हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। आखिर ये एक राजनीतिक दस्तावेज है, कोई साइंस की किताब तो नहीं। गौहर रजा समझाती हैं कि ये उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक जरूरत थी। राजनीतिक जरूरत? वो कैसे? क्योंकि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई नहीं थी। वो भारत के समाज के अंदर की बुराइयों जैसे छुआछूत, सती प्रथा, जातिवाद के खिलाफ भी एक लड़ाई थी। भगत सिंह फांसी पर चढ़ने से पहले लिख रहे हैं कि अगर देश में छुआछूत जैसी कुप्रथा बाकी रहती है तो हमें आजादी का कोई हक नहीं है। सही बात है। इस सामाजिक लड़ाई को जीतने के लिए समाज के हर दबे कुचले वर्ग को साथ लाना था, और ये तभी हो सकता था जब आप लोगों को पुरानी दकियानूसी बातों से निकालकर तर्क और बराबरी की बात समझाएं। तो वैज्ञानिक सोच एक तरह का टूल था। बिल्कुल। इसलिए वैज्ञानिक सोच सिर्फ एक एकेडमिक विचार नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार था। और शायद इसीलिए उस दौर के जो हमारे नेता थे, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह, उनकी सोच का स्तर ही अलग था। वो दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिकों, कवियों और विचारकों से लगातार संवाद में थे। वो सिर्फ राजनेता नहीं थे, वो विचारक थे। हाँ, विचारक थे। इस पर बातचीत में एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा सुनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू को किसी जरूरी काम से यूनाइटेड किंगडम जाना था। उनका विमान उड़ान भरने ही वाला था कि उन्हें पता चला कि होमी जहांगीर भाभा बैंगलोर में एक लेक्चर दे रहे हैं। अच्छा। नेहरू ने अपना पूरा कार्यक्रम बदल दिया, विमान का रुख बैंगलोर की ओर मोड़ने को कहा, सिर्फ इसलिए कि उन्हें देश के एक बड़े वैज्ञानिक का लेक्चर सुनना था। सोचिए जरा, एक प्रधानमंत्री अपना विदेश दौरा एक वैज्ञानिक का लेक्चर सुनने के लिए बदल रहा है। हाँ। ये विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए सम्मान का स्तर दिखाता है। ये दिखाता है कि देश के भविष्य को लेकर उनका नजरिया क्या था। बिल्कुल। और रजा इसी की तुलना आज की राजनीतिक लीडरशिप से करते हैं। वो कहते हैं कि उस पीढ़ी के नेताओं की परवरिश दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज और विचारों के बीच हुई थी, जबकि आज के कई नेताओं की बौद्धिक परवरिश बाबाओं के आश्रमों में उनके पैर छूकर हुई है। ये बहुत बड़ी बात कह दी। और सोच के परवरिश का ये फर्क आज हमें देश की नीतियों और नेताओं के बयानों में हर तरफ साफ साफ दिख रहा है। और यहीं से हम आज के उस विरोधाभास पर आते हैं जहां एक तरफ चंद्रयान है और दूसरी तरफ ऐसे बयान जो हैरान कर देते हैं। बिल्कुल। बातचीत में गौहर रजा कुछ उदाहरण देते हैं जो सुनने में मजाकिया लग सकते हैं लेकिन हैं बहुत खतरनाक। जैसे किसी बड़े नेता का ये कहना कि गणेश जी का सिर दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी का पहला उदाहरण है, या किसी का ये दावा करना कि घने बादलों की वजह से हमारे लड़ाकू विमान पाकिस्तानी रडार से बच सकते हैं। हाँ। ये एक और मंत्री का ये कहना कि हनुमान जी दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे क्योंकि वो उड़ सकते थे। ये सुनने के बाद हंसी भी आती है और रोना भी। लेकिन इस पर गौर रजा की जो प्रतिक्रिया थी उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। हाँ, उन्होंने कहा मुझे इन बातों पे हंसी नहीं आती, मैं कांप जाता हूँ। ये बहुत भारी बात है। मतलब वो इसे सिर्फ एक मजाकिया बयान की तरह नहीं बल्कि एक असली खतरे की तरह देख रहे हैं। क्यों? इतना डर क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक ये सिर्फ कुछ नेताओं की अज्ञानता नहीं है। तो फिर? ये उस बड़ी राजनीतिक परियोजना का हिस्सा है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। इसका मकसद ही यही है कि लोगों को तर्क और विज्ञान से दूर धकेलकर आस्था और अंधविश्वास में उलझा दिया जाए, ताकि लोग सवाल करना बंद कर दें। बिल्कुल। जब आपका नेता ही आपको बताए कि हजारों साल पहले हमारे पास पुष्पक विमान था, तो आप आज की बेरोजगारी या महंगाई पर सवाल कैसे पूछेंगे? सही बात है। आप तो बस अपने गौरवशाली अतीत में खोए रहेंगे। और इसी को मजबूत करने के लिए बाबाओं की फैक्ट्री का इस्तेमाल होता है, जैसा कि रजा कहते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है? उनका विश्लेषण है कि 80 के दशक के बाद से भारत में आधुनिक कॉर्पोरेट स्टाइल के आश्रमों की बाढ़ आ गई। मॉडर्न आश्रम। ये बाबा पुराने जमाने के साधुओं जैसे नहीं है। ये नए आकर्षक प्रोडक्ट्स बेचते हैं। कोई कहता है कि मेरे गोलगप्पे खाओ तो कृपा आएगी। गोलगप्पे से कृपा? हाँ। कोई कहता है कि गाय की पीठ पर एक खास तरह से हाथ फेरो तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ये अंधविश्वास को मॉडर्न पैकेजिंग में बेच रहे हैं। मतलब ये एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है, राजनीति, बाबा और कॉर्पोरेट का एक गठजोड़ जो इस छद्म विज्ञान को समाज में फैला रहा है। और सबसे खतरनाक बात तब होती है
जब ये अंधविश्वास को सही ठहराने के लिए विज्ञान की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये दावा करना कि गाय ऑक्सीजन लेती भी है और छोड़ती भी है, या शंख बजाने से बैक्टीरिया मर जाते हैं। हाँ, सुना है ये सब। तो ये विज्ञान की बहुत बड़ी जीत भी है कि आज अंधविश्वास को भी अपनी वैधता के लिए विज्ञान का चोला ओढ़ना पड़ रहा है। ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि ये आम इंसान को और ज्यादा भ्रमित करता है। उसे लगता है कि ये तो वैज्ञानिक बात है, जबकि होती वो कोरी बकवास है। ये सब तो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, लेकिन इसका असर एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इन दोनों दुनियाओं में एक साथ जीते हैं। गौहर रजा इसी को एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, एक परिवार में शादी है। वो परिवार अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पूरी तरह से तर्क और विवेक, रैशनैलिटी से जीता है। ठीक है। शादी के लिए कौन सा मैरिज हॉल बुक करना है, ये बजट, लोकेशन और सुविधाओं को देखकर तय होगा। मेनू क्या होगा, कितने मेहमान आएंगे, ये सब हिसाब किताब से तय होगा। बिल्कुल, यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं चलता। यहाँ हर फैसला तर्क पर आधारित है। लेकिन फिर उसी शादी का दूसरा हिस्सा आता है जो पूरी तरह से आस्था, इरैशनैलिटी पर आधारित है। अच्छा। शादी किस मुहूर्त पर होगी, फेरे कैसे होंगे, कौन कौन सी रस्में होंगी, ये सब पंडित या मुल्ला तय करेंगे। यहाँ कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ऐसा क्यों करें? इसका जवाब होगा क्योंकि ऐसा ही होता आया है। हम सब बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी के इन दो हिस्सों के बीच स्विच करते रहते हैं। उन्होंने कार चलाने वाला उदाहरण भी दिया था, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, बताइए। कि हम तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं, पूरी तरह विज्ञान और तकनीक पर भरोसा करके, लेकिन जैसे ही कोई मंदिर या मजार सामने आता है, हम एक सेकंड के लिए स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाकर प्रणाम करते हैं और फिर वापस गाड़ी चलाने लगते हैं। हाँ। वो एक सेकंड का जो स्विच है तर्क से आस्था की दुनिया में, वो इतना सहज होता है कि हम उस पर कभी सोचते भी नहीं। और इसी कश्मकश से जुड़ा एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल बातचीत में एक छात्र ने पूछा। क्या? उसने कहा, मैं वैज्ञानिक सोच में यकीन रखता हूँ, लेकिन जब मेरे माता पिता किसी पंडित जी के पैर छूने को कहते हैं तो मैं क्या करूं? अगर मना करता हूं तो वो नाराज होते हैं। ये तो बहुत से युवाओं की दुविधा है। बिल्कुल। इसका क्या जवाब दिया उन्होंने? क्योंकि ये बहुत मुश्किल स्थिति है। इस पर रजा का जवाब बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि सबसे पहले ये समझना होगा कि असहमति का मतलब अपमान नहीं होता। हर पीढ़ी को अपनी पिछली पीढ़ी से सवाल पूछने और असहमत होने का पूरा हक है। अगर हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी की हर बात मानती चली जाएगी तो समाज का विकास ही रुक जाएगा। सही बात है। वो कहते हैं कि बदलाव के लिए कुछ लोगों को तो ना कहने की हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, भले ही शुरुआत में ये मुश्किल लगे। तो यहीं पर विश्वास और अंधविश्वास के बीच की बारीक रेखा को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लोग कह सकते हैं कि ये मेरी आस्था है, आप इस पर सवाल नहीं कर सकते। हाँ, ये तर्क बहुत दिया जाता है। इस तर्क से कैसे निपटा जाए? रजा इसे बहुत सरलता से समझाती हैं। वो कहती हैं, विश्वास यानी बिलीफ और अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ में एक बुनियादी फर्क है। क्या फर्क है? विश्वास सबूत और तर्क पर आधारित होता है। जैसे, मुझे विश्वास है कि मैं इस कमरे में बैठा हूं क्योंकि मेरे पास इसके सबूत है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ठीक है। विज्ञान भी विश्वास पर चलता है, लेकिन जैसे ही कोई नया सबूत मिलता है, विज्ञान अपना विश्वास बदल लेता है। न्यूटन पर विश्वास था, लेकिन जब आइंस्टाइन ने बेहतर सबूत दिए तो हमने अपना विश्वास बदल लिया। और अंधविश्वास? अंधविश्वास वहां शुरू होता है जहां सबूत की जगह सिर्फ आस्था ले लेती है और सवालों के लिए कोई जगह नहीं बचती। अंधविश्वास कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो सबूत पर नहीं बल्कि एक ऐसी मान्यता पर टिका होता है जिस पर सवाल करना मना है। तो जब कोई कहे कि ये मेरी आस्था है, तो सवाल ये नहीं है कि आप उसकी आस्था का अपमान कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उस आस्था को तर्क और सबूत की कसौटी पर कसने की इजाजत है या नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हम एक वैचारिक लड़ाई के बीच में खड़े हैं। बिल्कुल। एक तरफ वो राजनैतिक ताकतें हैं जो हमें तर्क से दूर एक गौरवशाली काल्पनिक अतीत में ले जाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ हम आम लोग हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तर्क और आस्था के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सुनकर थोड़ी निराशा होती है। लेकिन गौहर रजा अपनी बात निराशा पर खत्म नहीं करते हैं। उन्हें आज की युवा पीढ़ी से बहुत उम्मीद है। अच्छा। उन्हें यकीन है कि ये पीढ़ी जो सूचना के इस दौर में पली बढ़ी है, वो इन सवालों से जूझेगी और उन ताकतों को हराने में कामयाब होगी जो विज्ञान और तर्क की दुश्मन है। उन्होंने अपनी इसी उम्मीद को बातचीत के आखिर में अपनी एक नज्म की कुछ पंक्तियों से जाहिर किया, जो आज के माहौल में बहुत मौजूद लगती हैं। सुनाइए। उन्होंने कहा, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी ना कहो,
जब सच पर झूठ का पहरा हो, जब दिन में भी अंधेरा हो, जब जुल्म को कहते हो इंसाफ और इंसाफ कहीं पर मिलता ना हो, तब चुप रहने से बेहतर है कहना कुछ जो कहने की हिम्मत रखते हो। तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूं, सच जिंदा है और अल्फाज अभी तक जिंदा हैं। क्या खूब पंक्तियां हैं। और जाते जाते यह हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाती हैं। आज का दौर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर है। यहाँ हर अंधविश्वास को किसी वैज्ञानिक कारण का नकाब पहनाकर फैलाया जाता है। ऐसे में सच और झूठ को परखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ वैज्ञानिकों या बुद्धिजीवियों की है, या फिर ये हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो एक बेहतर, रोशन और तर्कसंगत समाज का सपना देखता है?